जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपके अंदर एक बेसिक समझ आ पाए और आप पॉलिटी को अच्छे ढंग से समझ पाएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान किसे कहते हैं। राज्य या देश का शासन चलाने के लिए जिस किताब की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। देश या राज्य का शासन चलाने के लिए जिस किताब की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। हमारा भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। सबसे पहले हमारे देश का जो संविधान है वो अंग्रेजी में लिखा गया था, बाद में इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा गया। अर्थात सबसे पहले हमारे देश का जो संविधान था वो अंग्रेजी में लिखा गया था, बाद में इसे अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया। थोड़ा सा हम आपको पहले जानकारी दे दें। अगर आप भारतीय संविधान को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। अनुच्छेद किसे कहते हैं, सिर्फ आपको अनुच्छेद रटने नहीं है। अनुच्छेद 324 में ये है या आपका अनुच्छेद 20 में ये है। आपको अनुच्छेद होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा, भाग क्या होता है ये समझना पड़ेगा, अनुसूची क्या होती है ये समझना पड़ेगा। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। टोटल हमारे संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 है। हम एक अनुच्छेद से बात करेंगे और 395 अनुच्छेद तक चीज़ों की चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। यहाँ पढ़ाना आपको मेरा मेन मकसद कोई एग्जाम से नहीं है। आप खुद समझ पाएंगे कि कौन से एग्जाम में कौन क्या फिट बैठेगा। हम लोग एक बार पूरी जानकारी प्राप्त करने, आपको एक बार जानकारी प्राप्त करनी है लेकिन रिवीजन उसको बार बार करना है। बार बार कहीं पढ़ना नहीं है लेकिन बार बार रिवीजन करना है। तो हम यहाँ एक पूरी जानकारी आपको देंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित। जो भी यहाँ चीज़ें आप बताई जाएगी आपका पूरा इंडियन पॉलिटी कॉन्सेप्ट पे होगा। कोई चीज़ यहाँ रटाया नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट पे होगा। अगर कोई दिक्कत हो, आज से शुरुआत हो रही है आपकी इंडियन पॉलिटी की, अगर कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आपको आ जाती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए अब चीज़ों को देखते हैं। हम लोग पहले भारतीय संविधान के अनुसूची, अनुच्छेद और भाग के बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम लोग आईपीसी के बारे में बात करेंगे, सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड और सारी ढेर जानकारी जो आपको मिल जाएगी वो आप उन्हें लिखते चले जाइएगा। अनुच्छेद क्या होते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आप यहाँ समझिएगा। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रकाश, जिसे हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं ना। प्रकाश एक आपका लेसन हुआ, आप इसे लेसन कहते हैं, आप इसे पाठ कहते हैं या आप इसे अध्याय कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तीनों तो कहने का मतलब एक ही हुआ। इस लेसन, इस पाठ या इस अध्याय के अंतर्गत जो पॉइंट पॉइंट बना के बहुत सारी चीजें दी जाती है, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, ये आपको पढ़ना नहीं, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश चैप्टर है आपका, उसके अंतर्गत पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें बताई गई है ये आपको ये बताई गई। ठीक उसी तरह से हमारे संविधान में जो भाग है वो एक लेसन की तरह है। जैसे प्रकाश एक लेसन था, वैसे हमारे संविधान में जो एक भाग है, ये भाग है वो एक लेसन की तरह है। और इस लेसन के अंतर्गत जैसे ये पॉइंट आपको बना बना के दिए गए, ठीक हमारे संविधान में भाग के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट पॉइंट बना के दिए हुए रहते हैं जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। समझ गए आप, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, भाग को आप लेसन मानिए। जैसे आप पढ़ेंगे कि भाग 1 में जो अनुच्छेद की जो चर्चा है, कितने अनुच्छेद की चर्चा है, तो 1 से 4 अनुच्छेद की चर्चा है।
तो मतलब भाग 1 के अंतर्गत 4 पॉइंट के बारे में बताया गया है। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहीं पढ़ा, फिजिक्स में लाइट पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, उस प्रकाश के अंतर्गत कई पॉइंट आपको बताए गए, आप उसी पॉइंट को आप यहां समझिए कि वही अनुच्छेद है। जैसे तीर मार मार के आपको पॉइंट लिखाए गए हैं, ठीक उसी तरह से आपको संविधान में तीर मार मार के अनुच्छेद लिखाए गए हैं। तो यहाँ आप यहाँ लेसन की तुलना भाग से कीजिएगा। ठीक, अब आपको समझ आ गया कि अनुच्छेद क्या है और भाग क्या है। अब आते हैं अनुसूची। अनुसूची क्या है? किसी खास विषय व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त करना, किसी खास विषय के बारे में एक ही जगह व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त करना, अनुसूची कहलाता है। जैसे आप नहीं समझे, हम आपको अभी समझाते हैं। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको 4 यहां मान लिया जाए 4 अनुसूची लिए हैं। अनुसूची 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जैसे अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 की बात करें तो वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। वो किसके वेतन और किसके भत्ते के बारे में बताया गया हम आपको बताते हैं। 3rd में शपथ के बारे में बताया गया है और 4था में राज्यसभा में कितने सांसद, कौन ऐसे राज्य से आकर के बैठेंगे, अर्थात कौन ऐसे राज्य में राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है, इसका जो उल्लेख है वो अनुसूची 4 में है। अगर कोई भी पूछेगा कि कौन ऐसे राज्य से कितने राज्यसभा के सांसद आते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट बताइएगा कि आप पूरे संविधान पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट अनुसूची 4 के डिब्बा को खोलिए। ऐसे समझिए कि अनुसूची 12 अनुसूची है तो 12 अलमारी है। कोई पूछेगा कि कोई भी राज्य से कितने राज्यसभा के सांसद आते हैं, तो उसको डायरेक्ट बताइएगा कि हम ये नहीं, मेरा संविधान जो है वो लिखित संविधान है, ये हम नहीं बताएंगे। आप डायरेक्ट अनुसूची 4 में जाकर के देखिए, वहां एक लिस्ट बना हुआ है कि कौन ऐसे राज्य से कितने कितने सांसद आ रहे हैं। आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमारा देश का जो संविधान एक लिखित संविधान है, वहां जाकर के आप देख लीजिए। तो यहाँ पूरी की पूरी एक व्यवस्थित जानकारी मिल जाती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में से झारखंड से कितने आते हैं, आपके यूपी से कितने आते हैं, बिहार से कितने आते हैं, या आपने बिहार से कितने आते हैं, उड़ीसा से कितने आते हैं। जिस स्टेट की जानकारी आपको प्राप्त करनी हो उस वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज लिखाए हैं कि किसी खास विषय, हम यहाँ कोई विषय का नाम नहीं लिए हैं। अगर आपको जानकारी प्राप्त करना हो किसी के वेतन के बारे में मतलब जो राजनीतिक पद पे बैठे लोग हैं, चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, हम सांसद की बात करें, राज्यसभा की सांसद की बात करें या लोकसभा की सांसद की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जज की बात करें, हाई कोर्ट की जज की बात करें, विधानमंडल के सदस्य की बात करें,
अगर जिनको आपको जानकारी प्राप्त करनी है, किसी के वेतन भत्ते के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप अनुसूची 2 में जाकर के देखिए, वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी चीज पे हम लिखे हैं कि किसी खास विषय के बारे में एक ही जगह व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग अनुसूची कहते हैं। देखिए, आपने अनुसूची 2 में घुसा तो सबके वेतन के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी व्यवस्थित तरीके से। अगर आपने अनुसूची 4 में घुसा तो कौन ऐसे राज्य से कितने राज्यसभा के सांसद आ रहे हैं, आपको वहां एक व्यवस्थित ढंग से आपको जानकारी मिल जाएगी। मतलब यही हुआ कि किसी खास विषय के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट जो हम अनुसूची बता रहे हैं, ना तो आपको 12वां अनुसूची देखना है खोल खोल के, हुलकना नहीं है 12वां अनुसूची में। जो आपको काम है हम वो अनुसूची का नाम बता देते हैं, आप वो अनुसूची में जाइए, उसको खोलिए और वहाँ सारा डाटा देखिए कि क्या कहाँ क्या है। तो यही चीज लिखा है कि किसी खास विषय के बारे में एक ही जगह व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त करना, अनुसूची जानकारी प्राप्त करना हो तो आप अनुसूची में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चीजों को लिख लीजिएगा। अब देखते हैं आईपीसी क्या होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो पुलिस उसको कैसे पकड़ेगी, इसकी चर्चा आईपीसी में है। ये आईपीसी होता क्या है? जैसे आपने देखा कि एक भारतीय जो संविधान है वो एक किताब है, ठीक उसी तरह से आईपीसी भी एक किताब ही है। आईपीसी भी एक किताब है, सीआरपीसी भी एक किताब ही है, लेकिन ये सब में सबसे जो बड़ा है वो है संविधान। आईपीसी भी एक किताब ही है, सीआरपीसी भी एक किताब ही है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है वो है संविधान। संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या है वो तो 395 है, लेकिन आईपीसी में क्या होते हैं कि धारा होती है, किस धारा के तहत उसे पकड़ा गया, ऐसे होता है। तो वही हम आपको बताएं कि पुलिस किसी भी अपराधी को कैसे पकड़ेगी, इसकी चर्चा आईपीसी में है, इंडियन पिनल कोड में है। हम आपको बताएं कि जिस तरह से आप भारतीय संविधान में पॉइंट पॉइंट जो चीजें लिखी गई है उसे आप अनुच्छेद कहते हैं। पॉइंट पॉइंट बना करके जो चीजें लिखी गई आप उसे अनुच्छेद कहते हैं। ठीक उसी तरह से आईपीसी में जिस तरह से संविधान में पॉइंट पॉइंट बना करके चीजें लिखी गई हैं उसे आप लोग अनुच्छेद कहते हैं। ठीक उसी तरह से आईपीसी में, आईपीसी एक किताब ही है, इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट चीजें बना करके लिखी गई हैं, इसे हम लोग कहते हैं धारा या सेक्शन। आईपीसी में धारा की जो संख्या है वो 511 है, यहाँ अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 395 है। ठीक सीआरपीसी में, सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्या होता है सीआरपीसी? अगर आप अपराधी हैं, आपको जज के पास ले करके गया तो जज आपसे किस तरह से पूछताछ करेगी, इसकी चर्चा सीआरपीसी में है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। तो जो सीआरपीसी की जो पॉइंट पॉइंट चीजें बना करके लिखी गई हैं उसे हम लोग कहते हैं धारा, उसे भी हम लोग धारा या सेक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो आपको सजा देगी। अगर कोर्ट का काम वही करने लगे तो कोर्ट फिर क्या करेगा? पुलिस आपको सिर्फ, अगर आपने कोई अपराध किया है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन वो किसी प्रकार की सजा नहीं दे सकती है। सजा आपको कोर्ट में दिया जाएगा, नहीं तो कोर्ट का काम पुलिस करेगा तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट में बैठे लोग क्या करेगा वहां?
तो ये चीजें हैं। आईपीसी क्या है आपको पढ़ा दिए, सीआरपीसी क्या है, हालांकि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनेगा। बस हम आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि आप एक संविधान चीजें पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी होगा। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा धारा के बारे में, इसे धारा इतना इतना के तहत पकड़ा गया, ठीक है। या तो अगर किसी को सजा दी जाती है तो धारा 302 के तहत इसे हत्या की सजा दी गई। 302 में हत्या की सजा है, धारा 302 में हत्या की सजा है, ठीक है। धारा 307 में हत्या, अगर आप पे कोई गोली चलाया लेकिन आपको गोली नहीं लगी तो आप कोर्ट में जाकर के क्या कहिएगा कि हत्या करने की कोशिश की गई, हम पे जो है हत्या करने की कोशिश करी गई। तो इसके लिए एक अलग धारा आता है, आपको आपकी हत्या तो नहीं हुई, अगर हत्या नहीं हुई, हत्या की कोशिश की गई तो 307, अगर हत्या कर दी गई तो 302। मतलब यहां आप समझ पा रहे हैं ना, धारा इतना के तहत इसे फांसी की सजा दी जाए, तो ऐसे ऐसे जो चीजें यहां कोर्ट में चलती है। अब आता है यहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर। राज्य क्या होते हैं और केंद्र, राज्य का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़ा होता है, किसके तुलना में, तो केंद्र शासित प्रदेश के तुलना में, केंद्र शासित प्रदेश के तुलना में। केंद्र शासित प्रदेश उसी क्षेत्र को बनाया जाता है जो आपके देश के राजधानी से दूरी पर हो, दूरी पे हो, दूरी पर हो, या आपके देश के बॉर्डर पे हो, बॉर्डर के समीप हो, बॉर्डर के समीप हो, यहाँ का संस्कृति अलग हो, यहाँ की खान पान अलग हो, बोलचाल अलग हो, यानी भाषा में कुछ भिन्नता देखने को मिलती हो, ठीक है, वैसे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते, यहां होते हैं उपराज्यपाल, यहां जो है मुख्यमंत्री नहीं होते, उपराज्यपाल और एक प्रशासक होते हैं। उपराज्यपाल इसलिए यहां नियुक्त किया जाता है ताकि आपके केंद्र शासित प्रदेश जिसे घोषित किया गया है वहां कैसा क्या काम चल रहा है, ये सूचना जो देता है वो यहाँ राष्ट्रपति को देता है, अर्थात दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति को देता है। प्रशासक जो होते हैं वो एक सिविल सर्विस करने वाले एक व्यक्ति होते हैं, जैसे यूपीएससी के कैंडिडेट होते हैं, उसे उस जगह पे उसे प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। इसे ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता है। यहाँ का जो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा जो कमान संभालती है वो केंद्र सरकार ही केंद्र शासित प्रदेश में संभालती है। जो यहाँ प्रशासक का काम होता है वो नली बना दिया, स्कूल की सफाई कर दिया, स्कूल बना दिया, बिजली देख लिया, ये सारी चीज़ें जो अधिकार दिया जाता है वो प्रशासक को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते। अब आपका क्वेश्चन होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कैसे है, वो दिल्ली भी तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जहाँ जनसंख्या अर्थात जहाँ की आबादी बहुत अधिक होती है, जहाँ का कामों का प्रेशर सबसे अधिक होता है, वहाँ कहीं कहीं आपका मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, जैसे दिल्ली राष्ट्रीय महत्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी दूरी हमारे राजधानी से अधिक हो, जैसे जम्मू कश्मीर हमारे देश की राजधानी से इसकी दूरी बहुत अधिक है, इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। जो बॉर्डर के किनारे हो
बॉर्डर को किनारे हो, अगर हम यहाँ मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दें तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री को भी अगर हम जम्मू कश्मीर में नियुक्त कर देते हैं तो इसके पास भी कुछ पावर आ जाएगा। जब इसके पास भी कुछ पावर आ जाएगा, पाकिस्तान में कहेगा अरे भाई इधर आओ, घूस घास कुछ ले लो और ये जो एरिया है ना ये हम में मिलाने दो, भारत में रहना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर वाला भी बोलेगा हाँ ठीक है कह रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो अधिकतर मुस्लिम हैं और मुस्लिम लोग कहेंगे हाँ ठीक है कह रहे हैं, हम भी पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो ये ना रातों रात जो आपका पाकिस्तान के जो सरकार है रातों रात प्लान बनाएगी, रातों रात मिला लेगी। अगर यहाँ मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के हाथों में कुछ पावर दे दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री अपन मनमानी करने लगेगी और कहेगी ठीक है पाकिस्तान में अब हम चलते हैं, ये भारत बाय बाय, भारत को छोड़ करके चल जाएगा पाकिस्तान में। जब तक यहाँ की सरकार को पता चलेगी, केंद्र की सरकार को, कि ऐसा ऐसा जम्मू कश्मीर में कांड हो गया है, जब तक ये यहाँ पहुँचेगी तब तक इस पाकिस्तानवा यहाँ तक हथिया लेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए बॉर्डर के जो किनारे है राज, उस पर मुख्यमंत्री ना नियुक्त किया जाए वही ठीक है। मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे तो क्या है, आपको उसको पावर देना पड़ेगा और पावर दिए तो फिर मामला गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए जो सीमा पे लोग हैं, जो सीमा पे जो क्षेत्र हैं, उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पे जो शासन चलती है वो सीधा केंद्र की चलती है। यहाँ दिल्ली है वो सीधा केंद्र की चलती है, यहाँ भी केंद्र की चलती है। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होंगे यहाँ भी केंद्र की चलेगी, जहाँ जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहाँ वहाँ केंद्र सरकार की शासन चलती है। केंद्र सरकार उस कमान को अपने पास रखती है, बस थोड़ी मोड़ी शक्तियाँ दे देती है। वहाँ जो प्रशासक यूपीएससी के कैंडिडेट जो होते हैं उसको थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए उसे पावर दे दिया जाता है, नली नाला बनाने के लिए दे दिया जाता है, बिजली उजली के अधिकार उन्हें दे दिया जाता है, स्कूल बनाने और सफाई करने के लिए उन्हें दे दिया जाता है। ये सारे अधिकार दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री का अधिकार देंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर पाई जाती है तो वो केंद्र शासित प्रदेश उसे घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। और जहां अधिक कामों का प्रेशर है वहां मुख्यमंत्री भी दे दिया जाता है, जैसे दिल्ली। लेकिन दिल्ली के सरकार के पास अर्थात दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां नहीं हैं। जैसे अन्य राज्यों के, जैसे हम झारखंड की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं वो अधिक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां की अपेक्षा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनका अधिक पावर है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का पावर अधिक नहीं है। वही स्कूल वगैरह देखेंगे, वही सड़क वगैरह देखेंगे, अस्पताल वगैरह देखेंगे, ये छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे, लेकिन वो बड़ी काम और बड़ी कदम वो नहीं उठा सकती हैं। तो चीज़ें आप समझ गए कि क्या होती है। हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ हम बता दिए।